चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप आज अपन जो देख रहे हैं वो अपनी पिछली क्लासेस के आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं सप्लाई टॉपिक का। तो इससे पहले जैसे आपको पता है अपन ने क्यूमुलेटिव रिवाइज करना है जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं अभी तक, ताकि ऐसा ना हो हम आगे बढ़ते चलें और पीछे का छूटता चले। करेक्ट। तो हमने चालू किया था विद द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। जो अपन ने अभी तक देखा वो था सप्लाई। तो सप्लाई से अपन ने चालू किया था। सप्लाई से चालू करने के बाद हमने सबसे पहले सबसे मेन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई उस पे आए थे। वो था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए। तो 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए जो है वो आपको बोलता था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ मेड एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी सप्लाई के ऊपर सवाल आएगा तो आप अपने आंसर की शुरुआत इस 7(1)(a) से कर सकते हैं। जो बेसिक का इवेंट बताता है कि कब किसी चीज़ को सप्लाई माना जाएगा। तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई के लिए तीन चीज़ें होना था: एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। फिर इसको एक एक करके अपन ने समझना चालू किया था। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में अपन ने देखा था टोटल कितने हैं, 8। ये 8 तो जैसे मैंने आपको बताया केवल इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 8 ही सप्लाई होंगे, ये तो बस गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल दिया कि इसको सप्लाई बोलते हैं। कि सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। तो ये सब क्या है, ये सब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई के अंदर कवर्ड है। इनमें से एक की भी डेफिनेशन लॉ के अंदर नहीं दी गई है, इसलिए वो डेफिनेशन पढ़ने का समय भी आपने वेस्ट नहीं करना। फाइनल में किस चीज़ पे समय देना, किस चीज़ पे नहीं देना, ये भी अपन समय समय पे डिस्कस करते चल रहे हैं। तो ये 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, लेकिन एक एक को क्या बोलते हैं इससे हमें समय देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 8 इलिस्ट्रेटिव केसेस है जिनको सप्लाई माना गया है। तो इनमें से अगर कुछ भी इवेंट होता है, सेल होता है, ट्रांसफ़र का अपन ने इंस्टेंस देखा था, जैसे कि ब्रांच ट्रांसफ़र हो गया, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच गया, तो इवन वो भी सप्लाई है जो प्री जीएसटी एरा में नहीं होता था। उसे स्टॉक ट्रांसफ़र मानते हैं। रियलिटी में भी वो स्टॉक ट्रांसफ़र है, वो सेल नहीं है, लेकिन जीएसटी की लैंग्वेज में उसे सप्लाई माना गया और जीएसटी लेवी होगा। इसका रीज़न क्या था ये मैंने आपको डिटेल लेक्चर में समझाया था। फिर उसके बाद इवन एक्सचेंज और बार्टर को भी फॉर्म ऑफ सप्लाई माना गया। एक्सचेंज और बार्टर मतलब टीवी दो, मोबाइल लो, जूते दो, पैसे लो, ऐसा कुछ भी होता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस में यानी कुल मिला के इवन बार्टर और एक्सचेंज इसको भी सप्लाई माना गया है। उसके अलावा लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। लीज, लाइसेंस, रेंटल ये आपका पूरा क्या हो गया, लीज, लाइसेंस, रेंटल आपकी सर्विस हो गई। करेक्ट। और डिस्पोजल, इवन डिस्पोजल यानी आप डिस्पोजल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूँ तो आप जब कोई चीज़ें पुरानी हो जाती है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो। तो याद रखिए, डिस्पोज ऑफ मतलब मैंने ऐसे ही रद्दी में फेंक दिया, उसको नहीं बोलते। डिस्पोजल मतलब मैंने उसे ऐसे ही किसी को दे दिया और उससे थोड़े बहुत कुछ पैसे मिल गए। तो थोड़े बहुत कुछ पैसे मिल गए तो इवन मेरा काम, जैसे मैंने बताया, मेरा काम आपको पढ़ाना था, लेकिन ये कैमरा पुराना हो गया था और कैमरा मैंने किसी को डिस्पोज कर दिया। मेरा काम कैमरा बेचने का नहीं है, लेकिन इवन आफ्टर दैट जीएसटी लगेगा कि नहीं? द आंसर वाज यस, इट वाज अ केस ऑफ डिस्पोजल। तो ये फॉर्म ऑफ सप्लाई था। फिर अपन आए थे गुड्स और सर्विसेज पे। फटाफट बोलो, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स डिफाइन था 252, सर्विसेज डिफाइन था 2102। तो गुड्स अपन ने देखा था रिकॉल में, ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स actionable claims, growing crops, grass, trees, things attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed before कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो इसको आप गुड्स बोलते थे, प्योरली डिफाइंड अंडर 252। तो समझ में आया, गुड्स में कुछ चीज़ें नहीं आती, जैसे कि इमूवेबल नहीं आता, जैसे कि मनी नहीं आता, जैसे कि सिक्योरिटीज़ नहीं आती। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनको अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो ये गुड्स नहीं कहलाते। इसी के ऊपर आगे डिटेल डिस्कशन चलने वाला है अपना। करेक्ट। तो कई बार आप सोच रहे हैं इंटर में भी तो कुछ चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, कुछ मतलब ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन अब फाइनल में क्या नया है? तो ऐसे ही फाइनल के आगे जो स्पेसिफिक केस स्टडीज या सर्कुलर्स है वो अपन ने फोकस करने हैं। तो आज की क्लास में अपन ऐसे ही कुछ बातें देखने जा रहे हैं जो फाइनल में है, जिसको आपने इंटर में कभी नहीं पढ़ा होगा। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से अपन ने सर्विसेज के बारे में देखा था 2102। तो 2102 सर्विस को डिफाइन करता था। याद रखिए, ऑप्शन नहीं रखना है आंसर में। अपने एग्जाम में अपन ने सेक्शन का रेफरेंस देना है। जितना आप सेक्शन का सही रेफरेंस देंगे उतना आप अपने अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मार्क्स को बढ़ाते हैं। तो अपन ने उसको कंडीशनल ऑप्शन नहीं रखना है, उसको कंपल्शन रखना है कि अपने आंसर्स में सेक्शंस का रेफरेंस होगा। करेक्ट। तो 2102 जो है वो सर्विस को डिफाइन करता है, जो बोलता है सर्विस का मतलब क्या, बोलिए। सर्विस मतलब एनी
एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, करेक्ट भाई। लेकिन इसमें भी मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया, बट एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटीज, हाउएवर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूजन में डाल दिया कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हैं, करेक्ट, रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है। वो सेपरेट कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो सेपरेट कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। तो ऐसा कुछ भी काम करे वो सब क्या, वो सब आपका एक तरीके से सर्विस के अंदर आ जाएगा। तो ये सब सर्विसेज होता है। तो बैंक ने आपको 50 लाख का लोन दिया, आपने विथ इंटरेस्ट बैंक को लौटाया 80 लाख रुपए, करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट सेपरेट कंसिडरेशन बैंक चार्ज कर रहा है, तो बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है वो भी क्या, वो भी एक सर्विस है। लेकिन सर वो सर्विस तो उस पर तो जीएसटी नहीं लगता। तो गुड्स और सर्विस होने का मतलब ये नहीं होता कि उस पर जीएसटी लग जाएगा। पहला हमारा काम है ये पता करना कि वो गुड्स है कि सर्विस है कि नहीं है, करेक्ट। तो इवन इंटरेस्ट जो मिलता है वो सर्विस है। वो एक और बात है कि आपने सीखा है कि जब बैंक इंटरेस्ट लेता है तो उसे एग्जेम्प्ट किया गया है, करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता। अदरवाइज कल को अगर वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं होता, करेक्ट, जिसको हम एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अगर वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं होता तो ये जो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, करेक्ट, तो यानी इट इज नॉट ट्रांजेक्शन ओनली इन फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि बैंक ने आपको 50 लाख दिया था, आपसे 80 लाख लिया, तो 30 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, तो उस पर भी जीएसटी लग जाता, उस पर भी जीएसटी लग जाता है। लेकिन वो एग्जेम्पशन के कारण गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम कर रखा। So it excludes money securities, however it includes activities relating to use of money or conversion from one form currency denomination to other form currency denomination for which separate consideration is charged। फिर उसके बाद अपन ने देखा था एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि इसी सर्विस में कोई भी फैसिलिटेशन और अरेंजिंग, इसी पे बेहतरीन सर्कुलर देखने वाले हैं अभी अपन, करेक्ट, फैसिलिटेशन और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, यानी कोई फैसिलिटेट करेंगे या अरेंज करेंगे ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज तो उसको भी सर्विस माना गया है। मतलब सर्विस का मतलब क्या, जो बचा कुचा सब कुछ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ये बेसिक सर्विस का मतलब होता था। तो पहला अपन ने जो देखा था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, और बहुत ही अपन ने पूरी तरीके से देख लिया। विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड मतलब जो चीज़ आपने किया या करने का वादा भी किया, एग्री टू बी मेड। तो इवन वादों पे भी जीएसटी है, तो वादा भी किया तो जीएसटी देना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे कि मैंने सर्विस देने का वादा किया, पैसा मिला, तो वो पैसा मिला, भले ही अभी सर्विस देना बाकी है लेकिन इस पर भी मुझे जीएसटी गवर्नमेंट को अभी देना पड़ जाएगा, एग्रीड टू बी मेड, करेक्ट। तो फॉर अ कंसिडरेशन, लेकिन ये सब चीज़ कैसे होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन। तो अगला वर्ड हमारे सामने आ गया था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को भी डिफाइन किया गया था एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 31 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो जैसे गुड्स की डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन ने देखी थी, वैसे ही सर्विसेज जो है, सर्विसेज की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 231, जो क्या बताता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में अपन ने देखा था इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, यानी कंसिडरेशन किसके रिलेशन में बात कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज या उनसे रिलेटेड। और गुड्स सर्विस क्या होता है आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका मतलब मैं अगर आपको फ्लैट बेच रहा हूँ, मैं आपको बिल्डिंग बेच रहा हूँ, पैसा तो आप तब भी दे रहे हो, पैसा मुझे तब भी मिल रहा है, करेक्ट। तो कंसिडरेशन तो मुझे तब भी मिल रहा है, पर क्या मेरा बिजनेस भी है आपको बिल्डिंग बेचने का, पर सवाल यह है क्या उस पर जीएसटी लगेगा। द आंसर इज नो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो गुड्स और सर्विस नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए कंसिडरेशन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो कंसिडरेशन इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज बहुत दो चीज़ें आती है, एनी मॉनिटरी पेमेंट या एग्रीड टू बी मेड, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब अगर आपने कोई चीज़ काइंड में भी दी, इसका मतलब अगर मैंने कोई चीज़ काइंड में भी दी है तो वो भी क्या है, वो भी कंसिडरेशन है। याद करो मारुति ने आपको 15 लाख की कार दी थी, बदले में आपने 13 लाख मनी दिया, 13 लाख मनी दिया, वो तो कंसिडरेशन है। लेकिन जो 2 लाख की कार एक्सचेंज में दी गई थी वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से मनी कंसिडरेशन माना जाएगा, करेक्ट। तो कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ जो पैसे मिलते हैं उसी को नहीं बोलते, पैसे के अलावा अदरवाइज जो मिलेगा उसको भी कंसिडरेशन बोलते हैं, इन मनी और अदरवाइज, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विस अप्लाई करने के लिए, या फिर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, कोई काम करने या ना करने का भी कंसिडरेशन मिला। सो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट
फॉर और कंसिडरेशन और फॉरबियरेंस फॉर एन एक्ट, कोई काम ना करना, तो वो भी एक कंसिडरेशन के अंदर कवर हो गया। और फॉर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस किया तो चाहे ये आपको रेसिपिएंट से मिला हो चाहे अदर पर्सन से मिला हो, याद करिए कंसिडरेशन किसी से भी मिल सकता है। आज आपने मोबाइल खरीदा तो दुकानदार को जरूरी नहीं पैसा आप दे, दुकानदार आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं, तो माना जाएगा कि दुकानदार को कंसिडरेशन मिल गया। करेक्ट। ऑनलाइन जुड़ते हो दोस्तों तो वीडियो ऑन रखा करो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने जो देखा कि वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, उसको कंसिडरेशन बोला जाएगा। यहाँ तक तो कंसिडरेशन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे सवाल बन जाएगा बट शेल नॉट इंक्लूड, बट शेल नॉट इंक्लूड यानी कि इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो खास तौर पे बोला गया इट शेल नॉट इंक्लूड सब्सिडीज, सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम में एक बार सवाल आ गया कि सब्सिडी मिली थी लोकल अथॉरिटी से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो सवाल है 1 लाख का सामान था, मुझे 40,000 की सब्सिडी म्युनिसिपैलिटी से मिल गया, तो अभी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी किस पे लगेगा, 1 लाख पे कि 60,000 पे? तो इस केस पे 1 लाख पे लगने वाला है। कारण क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस पे यहाँ पे केवल कौन सी सब्सिडी माफ है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत भले ही स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हैं, लेकिन इवन आफ्टर दैट वो गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर उनसे कोई सब्सिडी मिलेगा तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट डाल के सवाल कर लेगा। तो जब ये सवाल आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन है तो इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन यही 40,000 की सब्सिडी अगर मुझे विष्णु जी से या मोदी जी से मिलती तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 40,000 की सब्सिडी काउंट नहीं होती। पैसा तो मुझे तब भी 1 लाख ही मिल रहा है, लेकिन जीएसटी 60,000 पे लगेगा। उस केस में जीएसटी विल बी लेविड ऑन 60,000 एंड नॉट 1 लाख। करेक्ट। तो इसमें कंसिडरेशन में दो चीजें नहीं आती। पहला अपन ने देखा सब्सिडी जो था वो नहीं आता। दूसरा अपन ने देखा डिपॉजिट, डिपॉजिट भी कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगा। तो मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल दिया था किसका, जियो का। तो जियो ने अपने कस्टमर से डिपॉजिट लिया सर्विस देने के लिए। करेक्ट। सर्विस तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन डिपॉजिट लिया। सवाल है जो डिपॉजिट लिया था क्या उस पे उसने जीएसटी भी लेके गवर्नमेंट को पे करना था? द आंसर वाज नो। डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, तो उसे पेमेंट ही नहीं माना जाएगा। और कंसिडरेशन किसको बोलता है? एनी पेमेंट। करेक्ट। तो ये पेमेंट ही नहीं है फॉर सच सप्लाई, लेकिन वो डिपॉजिट इसका एक्सेप्शन है। क्या कि वो डिपॉजिट कंसिडरेशन कब बन जाएगा? वो डिपॉजिट कंसिडरेशन तब बनेगा व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट। तो जैसे ही सप्लायर ने वो डिपॉजिट को अप्लाई कर दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयरटेल लैंडलाइन कनेक्शन, जियो का एग्जांपल, ऐसे कई एग्जांपल मैंने आपको दिए। तो ये कंसिडरेशन की बात भी अपनी हो गई। फिर इसी के बाद अपन कंसिडरेशन पॉइंट को लेके 3 सर्कुलर्स है गवर्नमेंट ने जो दिया। आप जितने भी लेटेस्ट वीडियो देखिए किसी में ये 3 सर्कुलर पूरे डिस्कस नहीं होते। करेक्ट। ये 2 सर्कुलर तो पहले भी थे जिसमें से एक मैंने आपको बताया, लेकिन तीसरा सर्कुलर जो लेटेस्ट पिछले साल आया वो कहीं भी डिस्कस नहीं होता। अपन वो तीनों डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो है कौन से पॉइंट से सवाल आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने फॉर्म्स ऑफ सप्लाई जब आप पढ़ रहे तो उसका ब्रेकअप करते हुए चलिए। सप्लाई में हमने 7(1)(a) पढ़ा। 7(1)(a) में एक्टिविटी होता है, बिजनेस होता है, कंसिडरेशन होता है। उसमें एक्टिविटी अपन पूरी तरीके से देख चुके हैं कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विस किसको बोलते हैं। करेक्ट। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आए थे, वो था कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है ये सीख चुके हैं, लेकिन इस कंसिडरेशन पॉइंट को लेके कुछ सवाल थे जो गवर्नमेंट के सामने रेज किए गए और गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने उसको क्लैरिफाई किया सर्कुलर से। तो ऐसे ही सवाल केस स्टडी बन के आते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, अभी आप बताइए एग्जाम में कि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कंसिडरेशन मान के सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो आपने बोलना है कि भैया गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी इशूड सर्कुलर में क्लियर जवाब दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि ये कंसिडरेशन माना जाएगा, ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, इसकी वजह से ये सप्लाई है, ये सप्लाई नहीं है। करेक्ट। सो पहला सर्कुलर, 3 सर्कुलर जो अपन ने देखने देखे 3 सर्कुलर, इसमें ये 2 तो पहले भी आपने शायद इंटर लेवल पे पढ़े थे। तीसरा सर्कुलर, ये सर्कुलर ही आया है 2022 में, ये सर्कुलर आया 2022 में। करेक्ट। तो इसको भी आपके सिलेबस में डाला गया। तो ये 3 सर्कुलर है जो अपन ने देखना है। इन तीनों में क्या डिसाइड करना है? तीनों में डिसाइड ये करना है कि कंसिडरेशन है कि नहीं है, और अगर कंसिडरेशन है तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर डिसाइड करने की बात थी। तो पहले समझिए ये सर्कुलर क्या चीज को लेके थे। 3 सर्कुलर मतलब 3 केस स्टडी है आपके लिए। उसमें से पहला सर्कुलर जो था
होता है डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इस सर्कुलर से जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनको एक राहत की सांस मिली। जब सवाल किया गया उनके द्वारा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया कि सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो अब जितनी भी ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती थी वो कई बार क्या करती है, वो मान लीजिए वो आप लोगों के पास पहुंचे कि भाई संस्कार भाई, दिनेश भाई, करेक्ट, आपका नाम बताओ सर, प्रियंक भाई, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अभी आपसे सरकार जो इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, वो क्या है, वो आपके पास गया और बोला भैया देखो हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, हम स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम अस्पताल चला रहे हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप थोड़ा सा दान कर दो, आपको भी भगवान के द्वारा पुण्य मिलेगा। आपने बोला भैया ये अच्छा काम अपन ने करना ही चाहिए, आपने 5-5 लाख रुपए क्या कर दिए, सीए बनने के बाद दान कर दिए, करेक्ट, उतना तो अपन कर ही सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने 5-5 लाख रुपए डोनेशन दिया। अब ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक एक्टिविटी, वो पैसा ले रहा है, कंसिडरेशन है और ट्रस्ट का काम है। तो अगर देखा जाए तो ये सब चीजें हो रही है, तो एक सवाल उठ रहा है, ये 5-5 लाख जो आपसे मैं ले रहा हूँ, क्या ये 5 लाख सप्लाई है, और क्या इस पे मैं बोलूंगा नहीं नहीं दिनेश भाई 5 लाख नहीं, 5 लाख पे जीएसटी भी दो, संस्कार जी इतना तो संस्कार बनता है कि अपने को 5 लाख पे जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे सर्कुलर आया गवर्नमेंट का, जहाँ पे क्या बोला, ये चेक किया जाएगा कि ये डोनेशन का प्रकार क्या है। आमतौर पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सेल होता है, तो देयर इज ऑलवेज क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न दोनों के लिए। मैं आपको टीवी दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, आपको भी कुछ मिला मुझे भी कुछ मिला। तो जब भी क्विड प्रो क्वो होता है तब वो कंसिडरेशन होता है, तब सप्लाई माना जाता है। इस केस में मैं बोलता हूं आपने मुझे 5 लाख डोनेशन दिया, मुझे तो एज अ इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट 5 लाख मिला, आपको क्या मिला बदले में? कुछ नहीं। वर यू अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू गिव मी 5 lakhs? नहीं, आपने अपनी मर्जी से मुझे 5 लाख रुपए दान किए। जब आपने मर्जी से 5 लाख रुपए मुझे दान किए हैं, तो ऐसे इंस्टेंसेस पे पक्की बात है देयर इज नो क्विड प्रो क्वो। और गवर्नमेंट ने बोला कि जहां पे भी क्विड प्रो क्वो नहीं होगा वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर सप्लाई कैसा? क्योंकि 7(1) के लिए 3 चीज होनी चाहिए, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। यहां पे माना गया कि देयर इज नो कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यही चीज कंसिडरेशन कब बन जाएगी? जब प्रियंक जी मुझे 5 लाख देते हैं, लेकिन वो 5 लाख देते वक्त मुझे बोलता है कि साहब हम आपको ये 5 लाख दान कर रहे हैं, लेकिन ये 5 लाख रुपए में ना आपका तो जो हॉस्पिटल है आप इलाज करोगे, तो मैंने ना एक मेडिकल स्टोर का काम चालू किया जिसका नाम है प्रियंक मेडिकल स्टोर। तो आप बस खाली इतना बता देना, वैसे लोग पूछेंगे अपने आप आ जाएंगे, लेकिन आप बता देना कि भैया वो सामने ही हॉस्पिटल के एक मेडिकल स्टोर है, आप वहां से दवाई ले लो। एक ऐसा बोर्ड ही लगा दो साहब, इतना तो कर ही सकते हो, 5 लाख दे रहा हूँ तो हॉस्पिटल ने बोला ठीक है भाई ये कर लेंगे प्रियंक जी को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। तो एक बोर्ड लगा दिया गया, प्रियंक मेडिकल स्टोर 2 किलोमीटर आगे, करेक्ट। अब ऐसा जब किया गया तो सवाल है फिर मैं जो 5 लाख ले रहा हूं यहाँ पे कंसिडरेशन है, क्यों? क्योंकि मुझे 5 लाख मिला तो आपको भी एक चीज मिली, वो थी एडवर्टीजमेंट। एक तरीके से आपके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो जब बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे कंसिडरेशन है, क्विड प्रो को है, तो फिर ये सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। तब मुझे प्रियंक जी को बोलना पड़ेगा 5 लाख नहीं, आप 5,90,000 दीजिए, क्योंकि अब इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी भी लगने वाला है। तो बेसिक पर्पस क्या था ये समझिए कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, व्हेन द नेम ऑफ द डोनर, यानी सवाल जब आएगा तो आपका जवाब इस तरीके से देना है क्या, कि इफ द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रेसिपिएंट। जैसे आपने जब मुझे 5-5 लाख रुपए दिया, आपने कुछ बताया नहीं कि इसके बदले में मुझे क्या करना है, तो वो 5 लाख से मैं कुछ भी काम करूं। मैंने स्कूल कॉलेजेस जो चलानी थी या हॉस्पिटल चलानी थी, या मैंने कोई ऐसा रिलीजियस प्लेस करना था, तो वहां पे मैंने जो भवन बनाया, कमरा बनाया, और वहां कमरे पे बाहर जस्ट एज एन एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉपी मैंने क्या किया, आपका नाम डिस्प्ले कर दिया कि संस्कार की तरफ से सप्रेम भेंट, 2 भवन जो है वो दिनेश की तरफ से आए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने ऐसा नेम डिस्प्ले कर दिया, डज इट अमाउंट टू एडवर्टीजमेंट ऑफ संस्कार दिनेश? इसे एडवर्टीजमेंट नहीं बोलते। तो ये तो एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी होता है। जो चीज एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी है जस्ट टू शो ग्रेटिट्यूड, तो गवर्नमेंट बोलती है हम उसको एडवर्टीजमेंट नहीं मानते, वो चीज कंसिडरेशन नहीं होगा। सो ये पैराग्राफ आपके जवाब में काम आएगा क्या, कि इफ द नेम ऑफ द डोनर is displayed in recipient institute premises in such a manner which can be said to be expression of gratitude,
मैंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, या पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी, इसके लिए मैंने आपका नाम दिया है। इट इज नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी। मान लीजिए संस्कार का एक बिजनेस भी है, मैंने वो बिजनेस को हाईलाइट नहीं किया कि डोनेटेड बाय संस्कार वेयर हाउसिंग लिमिटेड, दिनेश पब्लिशिंग गारमेंट्स, ऐसा करके मैंने कुछ नाम दे दिया, तो वो जो चीज है फिर वो तो एडवर्टीजमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। करेक्ट? And is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be advertising promotion of his business. It can be said that there is no supply. तो वो सप्लाई नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली नो जीएसटी लाइबिलिटी ऑन सच कंसिडरेशन। तो भले ही 5 लाख मिला पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे। देखो सवाल कैसे आते। सवाल सीधा आपसे 6 नंबर का सवाल बन जाएगा, 3-3 नंबर के। रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, तो उसका एक बिजनेस है रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद यूपी, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। तो अपने फादर की याद में उसने कुछ पैसे ट्रस्ट को दान किए। द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रन बाय, तो वो एक स्कूल है दिव्य प्रकाश स्कूल, फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोट, क्या लिखा? डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन मेमोरी ऑफ हिज फादर, ऐसे ही लिखते हैं। तो अपने फादर की याद में ये दान किया गया, तो ये लिखा गया। अब सवाल ये था कि इसके लिए जो पैसे उस ट्रस्ट को मिले, क्या ये कंसिडरेशन है और सप्लाई है और क्या जीएसटी लगेगा? तो आपने बोला ये एक एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी है, टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डोनर। ट्रस्ट ने उसका नाम जो है वो डिस्प्ले किया। इट डज नॉट अमाउंट टू एनी एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी, ये आपने बताना पड़ेगा अपने आंसर में। और क्योंकि यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी नहीं हो रहा है, उसका बिजनेस तो रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस है। वहां पे ये थोड़ी लिखा है गिवन डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, वहां पे लिखा हुआ है रुद्राक्ष कपूर, उसका नाम लिखा हुआ है। तो जब नाम से दान किया हुआ है तो इससे किसी भी पढ़ने वाले को ये नहीं लग रहा है कि उसका बिजनेस एडवर्टाइज हो रहा है। तो इस इंस्टेंस पे सवाल था वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज लेविएबल टू जीएसटी। 100% आपका जवाब बनेगा एज पर द सीबीआईसी सर्कुलर। आपने वो सर्कुलर नंबर वगैरह नहीं लिखने की जरूरत, खाली अभी इतना पता हो कि एज पर सीबीआईसी सर्कुलर, ये काफी है। तो एज पर सीबीआईसी सर्कुलर इट इज ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड दैट कोई भी अमाउंट रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर विच it is an act of philanthropy done on behalf of the trust, तो उस केस में it is not to be treated as consideration, hence it is not a consideration and not leviable to GST। ये आपका पूरा डिटेल बनता है। फिर वही सवाल थोड़ा सा बदलता है एस पार्ट बी, जिसमें क्या बोलता है? इन द अबव क्वेश्चन इफ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैड रिटर्न ऑन द डोर ऑफ द रूम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मनी डोनेटेड दैट डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद। अब देखो उसी कमरे के बाहर लिखा हुआ है डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, और रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस क्या है? उसके बिजनेस का नाम। तो एक तरीके से पढ़ने वाले को एक बिजनेस की आइडिया, एक क्यूरियोसिटी कि कौन है भैया एक ऐसा बिजनेस है, वो जाके चैरिटेबल ट्रस्ट से पूछ सकता है कौन है ये बिजनेस यार, मेरे को भी थोड़ा सा पब्लिशिंग वब्लिशिंग कराना था, खोज रहा था, कोई अच्छा पब्लिशर हो तो बताओ। तो ये नाम देखा तो बोले अब इसके पास जा सकते हैं, मतलब एक तरीके की एडवर्टीजमेंट हो। ये तो बिजनेस की एडवर्टीजमेंट हो गई। फिर यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा ट्रस्ट को दान मिला, यहाँ पे ये माना जाएगा ट्रस्ट ने एक सर्विस दे दी है, और वो है आपके बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करना। अब सप्लाई भी है, कंसिडरेशन भी है, जीएसटी भी लग के रहेगा। वुड द गिवन ट्रांजेक्शन एक्टिफाई सप्लाई, तो इट इज लेविएबल टू जीएसटी। ठीक बात है। चलो आपके पास 2 मिनट का समय है, इसके आंसर्स को पढ़ो। हाँ दिनेश। सर जैसे कंपनीज एक्ट में सीएसआर की एक एक्टिविटी हाँ आई थी उस पे आएगा, तो वो मैं उस पे डिटेल पे आऊँगा। सीएसआर वाला जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि कंपनियों ने 135 में सीएसआर करना पड़ता है, तो वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ये सब हमारा डिटेल डिस्कशन आगे चलेगा आने वाले समय में। करेक्ट? तो अभी उस पर चिंता ना करें। अभी हम पहला सर्कुलर पढ़ रहे हैं, वो है क्विड प्रो क्वो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट से हमने क्या सीखा? एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी है जिसका एम पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट करना नहीं है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है, वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि देयर इज नो क्विड प्रो क्वो। ये इतना आप अपने आंसर में लिखते हैं, पूरे में पूरे नंबर मिलने आपको तय है। करेक्ट? चलिए पढ़िए आंसर्स। ऑनलाइन वाले सॉफ्ट कॉपी मिल गई? सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है सर
कल की वीडियो भी पब्लिक नहीं हुई है, लिंक कल बहुत देर से आया था 10 बजे, तो कल की क्लास अभी ज्वाइन भी नहीं कर पाए। ओके, चलो करवाते हैं आज। चलिए, स्क्रीन में वैसे ही आपके चल रहा है, अभी के लिए आप पढ़िए, आपको वो शेयर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका फाइनल कंक्लूजन दोनों में क्या लिख रहा है। एक में बोल रहा है कि सप्लाई नहीं होगा, दूसरे में बोल रहा है कि वो सप्लाई होगा। बढ़े आगे। यस। अब दूसरा सर्कुलर है, वो है विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट वर्क्स विच इज सेंट बाय द आर्टिस्ट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन। आर्ट वर्क्स विच आर सेंट बाय आर्टिस्ट टू द गैलरी, मतलब ये सब अलग अलग बिजनेस की कुछ क्वेरीज थी, क्योंकि जीएसटी एक कमर्शियल लॉ है, बिजनेस लॉ है। हर बिजनेस के अलग अलग समस्याएं होती है, जैसे हर स्टूडेंट की अलग अलग समस्याएं होती है, वैसे बिजनेस की भी अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो जीएसटी आने के बाद जिस बिजनेस को जैसी समस्या लगी तो उसने वैसे सवाल किए। तो उन्हीं में से एक था आर्टिस्ट और आर्टवर्क गैलरी। अब उनकी क्या समस्या थी, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो अभी मानिए इधर एक आर्टिस्ट है, करेक्ट। वो क्या करता है, एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाता है, करेक्ट। अब उसने एक पेंटिंग बनाई, अब वो अपनी पेंटिंग को बेचेगा कैसे। उसको अपनी पेंटिंग को बेचना है तो अक्सर वो ऐसी कोई एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाएगा, जहाँ पे बहुत सारे पेंटर्स की पेंटिंग होगी, करेक्ट। तो ये एक एग्जीबिशन लगा जहाँ पे ये पेंटर ने अपनी पेंटिंग डिस्प्ले कराई, ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे अलग अलग कस्टमर आए होंगे। अब वो जो अलग अलग कस्टमर आए, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग देखी होगी, और फिर वन ऑफ द कस्टमर ने ये पेंटिंग को परचेज किया। अब सवाल ये उठने लगा, जरूरी नहीं है ये दोनों काम एक साथ हो। पेंटर ने मान लीजिए पेंटिंग बनाया था अगस्त में, फिर उसने ट्रांसफर किया ये पेंटिंग को टू आर्ट गैलरी। उसने ये पेंटिंग आर्ट गैलरी को भेजी होगी, आर्ट गैलरी कोई दूसरी जगह होगी, उसका ओनर कोई और होगा, एग्जीबिशन कोई और कंडक्ट करा रहा है, करेक्ट। यहाँ पे अकेली मेरी पेंटिंग नहीं है, 10 पेंटरों की पेंटिंग होगी, करेक्ट। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे सवाल ये उठने लगा कि भैया मैंने अपनी जगह से दूसरी जगह एक तरीके से अपनी पेंटिंग को ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किया है तो अब क्या ये सप्लाई हो गया। क्योंकि याद करिए, आगे आपने पहले पढ़ा इंटर लेवल पे कि बिल कब देना पड़ता है, इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है, ऑन और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो गुड्स के मूवमेंट से पहले पहले बिल निकल जाना चाहिए। अभी क्या पेंटर ने यहाँ पे बिल आर्ट गैलरी को बना के दे देना चाहिए कि भैया मैं आपको पेंटिंग भेज रहा हूँ, उसका इतना पैसा है। आर्ट गैलरी इज आर्ट गैलरी लायबल टू मेक पेमेंट। कई बार इनके बीच में बात क्या होती है, आर्ट गैलरी वाला बोलेगा देखो भैया पेंटिंग आप रख दो, अगर कस्टमर कोई आया उसको पेंटिंग पसंद आई तो हम आपकी पेंटिंग भेज देंगे, फिर अपन डिसाइड कर लेंगे कितना आपका कितना हमारा, और किस तरीके से बेचेंगे वो सब डिसाइड हो जाता है एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन आर्ट गैलरी एंड पेंटर। तो हो सकता है ये एग्जीबिशन कंडक्टेड था दिसंबर मंथ और उस समय बिक्री। तो सवाल है सप्लाई कब माना जाए, जीएसटी कब लगेगा। जब सितंबर अगस्त में जब ये पेंटर के द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन वाले को भेजा गया था, क्या ये सप्लाई है, ये सवाल पूछा गया था थ्रू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बाय वे ऑफ सर्कुलर क्लियर किया। क्या क्लियर किया कि दिस इज नॉट सप्लाई। इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, जब पेंटर पेंटिंग आर्ट गैलरी वाले को देगा तब उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो सप्लाई कब माना जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा व्हेन एक्चुअल सेल टेक प्लेस। यानी इधर जब वो पेंटिंग एक्चुअल में सेल होगी तब वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी लेविएबल होगा। इस यहाँ पे इस फेज में तो देयर इज नो कंसिडरेशन। कल को मान लो वो पेंटिंग बिकती नहीं है,
इधर पता चला पेंटर ने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को सप्लाई मान के आर्ट गैलरी से लेके, लेकिन आर्ट गैलरी में वो पेंटिंग बिक ही नहीं रही। तो फिर ऐसे में क्या किया जाएगा? तो इसलिए क्लियर किया गया सर्कुलर के थ्रू कि ऐसे इंस्टेंस पे इसको सप्लाई जब पेंटिंग भेजी जाती है तब नहीं माना जाता, बल्कि जब पेंटिंग बेची जाती है तब माना जाएगा। तो ये एक सर्कुलर, तो ये देखिए दोनों सर्कुलर 2017 में ही आ गए थे। क्लियर, पहला वाला सर्कुलर भी आप देखिए, पहला वाला 2019 का था, दूसरा वाला सर्कुलर जो अपन देख रहे हैं वो 2017 का था। तो इसमें क्या है, आर्टिस्ट गिव फटाफट their work of art to galleries where it is exhibited for supply, our no consideration flows from gallery to artist। तो कंसिडरेशन तो कोई फ्लो ही नहीं हुआ, गैलरी वाले ने कोई पैसा नहीं देना। व्हेन द आर्ट वर्क्स आर सेंट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन एंड देयरफॉर द सेम इज नॉट सप्लाई, इसलिए वो सप्लाई नहीं है, पहला इंस्टेंस। इट इज ओनली व्हेन द बायर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क, जब उस गैलरी में बायर पहुंचा, displayed at the gallery, then the actual supply takes place, और उस वक्त एप्लीकेबल जीएसटी वुड बी पेएबल एट टाइम ऑफ सच सप्लाई। क्लियर हो गया? तो बस ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपसे सवाल बन के आएगा तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि कब सप्लाई है कब सप्लाई नहीं है। क्लियर हो गया? अब तीसरा और इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो कि दिसंबर 22 मतलब एंड में आया, मतलब समझ लीजिए पिछले साल। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब ये सर्कुलर क्या है, अब सवाल आने वाला है। नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। नो क्लेम बोनस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, करेक्ट। पहले दो तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट टू, क्योंकि पहले दो तो पहले भी थे, लेकिन ये वाला जो सर्कुलर है दिस इज इंपॉर्टेंट सर्कुलर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। ये सवाल है, अब इंश्योरेंस कंपनी ने सवाल पूछा गवर्नमेंट से। पहला अपन ने देखा था, पहले वाले केस में ट्रस्ट ने सवाल किया था, दूसरे वाले केस में आर्टिस्ट ने सवाल किया, तीसरे वाले केस में अब इंश्योरेंस कंपनी। हर बिजनेस अपने अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहा है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने सवाल किया, अब उनका क्या सवाल था, थोड़ा उनका सवाल भी जान लेते हैं भैया, सबकी समस्या का समाधान होगा जीएसटी में। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे, इधर है एक इंश्योरेंस कंपनी, इधर है एक मिस्टर एक्स इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जो इंश्योरेंस कराता है, इधर है एक इंश्योरेंस कंपनी ए लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी। अब वो इंश्योरेंस किसी का भी कराया हो, मे बी हेल्थ, मे बी उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, कार में भी, घर का कराया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ऐसा कोई भी इंश्योरेंस, क्या चीज का इंश्योरेंस है उससे फर्क नहीं है, करेक्ट। अब इसने मान लो इसकी ऐसे गाड़ी है, कार इंश्योरेंस कराया। अब कार इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस नॉर्मली 1 साल के लिए होता है ज्यादातर इंस्टेंस में आज भी। अब 1 साल का जो इंश्योरेंस कराया उसने प्रीमियम दिया। अब प्रीमियम दिया इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को दे रही है, तो वो इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस कंपनी ने जीएसटी भी लेना है, ये बात तो पक्की है। ये तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, इसकी बात नहीं चल। अब वो जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, अगर इस 1 साल में गाड़ी को कुछ भी होता, तोड़ फोड़ एक्सीडेंट होता, तो ये इंश्योर्ड का ये राइट था कि वो क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगता और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ता, ये बात पक्की थी। पर मान लो 1 साल उसने गाड़ी ठीक तरीके से एकदम संभल संभल के चलाया, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो गाड़ी में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, तो इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं किया। अब जब इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया लेकिन साल भर खत्म हो गए, और गाड़ी का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है एज पर लॉ, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी पकड़ी और कल को किसी ने गाड़ी साइड लगा दी, तो फिर क्या होगा आप जानते हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब उसने इंश्योरेंस को रिन्यू कराना है। अब जब रिन्यूअल कराने गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से पूछा भैया कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भैया देखो रिन्यूअल प्रीमियम है आपका, रिन्यूअल प्रीमियम है आपका मान लो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको रिन्यूअल का प्रीमियम लगेगा अगर आप कार इंश्योरेंस का प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस रिन्यू कराना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। मैंने बोला यार पिछले साल भी तुमको लगभग उसी के आसपास प्रीमियम दिया था, पर मैंने देखो चाहता था तुमसे 5 लाख तक का क्लेम ले सकता था क्योंकि 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन मैं लिया नहीं, ये तो मेरी इंसानियत है, और प्लस मैंने समझदारी से गाड़ी चलाया, तो तुम्हारा तो यूं समझो 5 लाख बच गया ना। अभी फिर तुम मेरे से 10,000 ले रहे हो, छोड़ो मेरा मन नहीं है, मैं किसी और से करा लेता हूँ, ऐसा अक्सर आप देखते हैं। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कस्टमर को जाने नहीं देना चाहती, तो क्या करती है, बोलती ठीक है भैया
हम आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट लाते हैं। क्या? नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस। तो ये एक बोनस है अक्सर जो इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योर्ड व्यक्ति को देती है। क्या? कि ये हम सिर्फ आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने पिछले साल हमसे कोई भी क्लेम नहीं किया। बनता था आपका राइट, लेकिन जब गाड़ी ठुकी नहीं तो क्लेम कैसा? तो हम आपको नो क्लेम बोनस देते हैं। बोले मतलब मेरा क्या फायदा होगा ये समझाओ, मेरे को वर्ड से कोई मतलब नहीं है समझ में आता। तो बोले ऐसे तो आपका प्रीमियम 10,000 होता है, लेकिन एज अ नो क्लेम बोनस हम 4,000 रुपये आपका कम कर देते हैं। ऐसा आप देखते हैं प्रैक्टिकली। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 रुपये नो क्लेम बोनस के नाम पे आपका कम कर दिया और सिर्फ 6,000 रुपये आपका नेट प्रीमियम रखा। आपका नेट प्रीमियम। अब इंश्योरेंस कंपनी के सामने सवाल ये था कि भैया ये इंश्योरेंस तो 10,000 में देती है, लेकिन ये वाला इंश्योरेंस उसने कस्टमर को 6,000 में दे दिया, 4,000 रुपये नो क्लेम बोनस दिया। नाउ क्वेश्चन इज, नो क्लेम बोनस जो दिया गया ये किस लिए दिया गया? क्योंकि इंश्योर्ड ने एक काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? क्लेम नहीं किया। Isn't it refraining from doing an act? कोई काम करना कंसिडरेशन होता है तो कोई काम ना करना एक कंसिडरेशन होता है। तो क्योंकि तुमने एक काम नहीं किया उसके लिए मैं तुम्हें 4,000 दे रहा हूं। तो ये तो उल्टा केस हो गया। यहां पे इंश्योर्ड व्यक्ति सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी रेसिपिएंट हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा ये एक ट्रांजैक्शन है कि दो ट्रांजैक्शन है? कि मैंने आपको 10,000 का इंश्योरेंस दिया है, आपने मुझे 4,000 की सर्विस दी क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया, दैट इज रिफ्रेनिंग टू डू एन एक्ट। और अगर ये सर्विस है तो अब आप मुझसे जीएसटी चार्ज करोगे क्योंकि मैं आपको एक तरीके से वो 4,000 दूंगा ना। तो मैं आपसे 10,000 दूंगा और मैं आपको 4,000 दूंगा, इससे नेट 6,000 में बात करते हैं। तो आप मुझे 6,000 दे तो बात खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है, क्या ये 6,000 में बात खत्म हो जाएगी कि ये दो सप्लाई है? मैंने आपको 10,000 की सर्विस दी, आपने मुझे 4,000 की सर्विस दी। बात आई समझ में? तो सवाल ये पूछा गया था कि यहाँ पे ये 4,000 के लिए इंश्योर्ड व्यक्ति सप्लायर ऑफ सर्विस है और इंश्योरेंस कंपनी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, और क्या इंश्योर्ड व्यक्ति ने इस 4,000 पे जीएसटी चार्ज करना चाहिए एज अ कंसिडरेशन? क्या ये माना जाएगा कि ये 4,000 कंसिडरेशन है फॉर रिफ्रेनिंग टू डू एन एक्ट एंड दैट इज क्लेमिंग ऑफ कंपेंसेशन? तो गवर्नमेंट का जवाब, जब ये सवाल आया, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया। अब गवर्नमेंट का जवाब आया कि भैया ये जो 4,000 है जो आप दे रहे हो, भले आप नो क्लेम बोनस के नाम पे बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंश्योर्ड व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस नहीं दे रहा है। इससे ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन एन एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंश्योर्ड व्यक्ति का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि इंश्योरेंस कराया है तो क्लेम करना ही करना है। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता तो वो ऑब्लिगेशन वो क्लेम कर लेता, वो एक और बात है, लेकिन ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। और जब ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप उसे कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। रेदर आप ये मानिए कि क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया तो आपका खर्चा बच गया, और क्योंकि आपका खर्चा बच गया इसलिए आप उसको इंश्योरेंस 6,000 में ही दे रहे हो। रेदर ये 4,000 का आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, ऐसा मानो। तो ये नो क्लेम बोनस कोई सर्विस नहीं है, ये नो क्लेम बोनस, इसको तो गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है कि आप क्या मानो? डिस्काउंट मानो। ट्रीट एज डिस्काउंट एंड नॉट एज ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो आप इसे रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मत मानो। ये रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का काम नहीं है, क्योंकि वो होता तो जीएसटी लग जाता। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट तब होता है जब कोई चीज करने के लिए मैं ऑब्लाइज्ड हूं। तो इंश्योर्ड इज नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो क्लेम ले ही ले इंश्योरेंस कराए तो इसलिए गवर्नमेंट का जवाब था ट्रीट एज डिस्काउंट। मानिए कि ये समझिए इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को डिस्काउंट दिया है, और जब डिस्काउंट दिया है तो आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक चीज अगर कोई माइनस होती है तो होता है डिस्काउंट। अगर इंटर लेवल पे नहीं पढ़ा तो फिर भैया समझ जाइए, तो डिस्काउंट माइनस होता है।
तो डिस्काउंट माइनस होता है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि 6000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, और 6000 वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो इंश्योरेंस कंपनी ने जीएसटी 6000 पे लगाना चाहिए, ना कि 10000 पे। 4000 को डिस्काउंट ट्रीट करना है। ये नॉर्मली भी हम ऐसा ही ट्रीट करते हैं, लेकिन सर्कुलर क्यों होते हैं? आपके सवालों के जवाब देने के लिए होता है। करेक्ट? कि अचानक से कल को आप आ गए, गवर्नमेंट आ गई और बोला नहीं भैया इंश्योरेंस कंपनी तुमको तो 10,000 पे जीएसटी लेना था, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम तो फंस जाएंगे, हमको उसके 4,000 की चिंता नहीं है, हमको हमारे 10,000 की चिंता है। आज हम 6,000 पे जीएसटी ले रहे हैं और कल को गवर्नमेंट आ गई बोली नहीं आपको 10,000 में लेना चाहिए था, तो उस इंस्टेंस पे हमारे ऊपर 10 साल बाद प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसके लिए ये सवाल गवर्नमेंट के सामने रखा गया। गवर्नमेंट ने 2022 दिसंबर में एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें ये सवाल का जवाब गवर्नमेंट ने दिया, जिसमें फाइनली क्या बोला? फाइनली बोला कि देयर इज नो सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। पहले तो ये समझना ये 4,000 की सर्विस कौन किसको दे रहा है? इंश्योर्ड व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। तो ये बोला गया कि भैया ये 4,000 सर्विस नहीं है, इन फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। तो ये वो रीजन था, ये वो रीजन था, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी का सवाल यही था कि क्या इसे एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट माना जाए, क्योंकि कंसिडरेशन में बोला था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस टू डू एन एक्ट। तो क्या ये फॉरबियरेंस टू डू एन एक्ट है, और क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा वो 4,000 इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए? तो क्या हमें 10,000 पे जीएसटी लेना है और उसको 4,000 पे? गवर्नमेंट ने बोला ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। ये 4,000 कंसिडरेशन नहीं है, ये 4,000 तो डिस्काउंट है फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए ये क्या है? ये सप्लाई नहीं होगा, ये क्या होगा? ये नेट प्रीमियम पे ही आपको जीएसटी लेना है। बोलो ये सर्कुलर क्लियर? तो जो ये सर्कुलर क्लियर हो गया, तो 3 सर्कुलर अपन ने कंसिडरेशन को समझने के लिए सीखे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अपन ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। करेक्ट? तो एक्टिविटी देख लिए, कंसिडरेशन देख लिया, कंसिडरेशन से जुड़ा 3 सर्कुलर भी पूरी तरीके से देख लिया। अब अगला एरिया आता है वो है बिजनेस का, क्योंकि तीसरी चीज जो होनी चाहिए वो है बिजनेस का होना जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो फिर वो सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन बिजनेस से पहले मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक एडिशंस की बात करता हूँ जो आपके फाइनल के स्पेसिफिक सिलेबस में है, जिस पे सवाल आते रहते हैं, यानी कभी भी कोई एक पॉइंट के बन के सवाल आ जाएगा। करेक्ट? तो ऐसे कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जो होते हैं जिन पे ये सवाल पूछा गया कि भैया क्या ये जीएसटी लगने लायक है, क्या ये सप्लाई माने जाने लायक है कि नहीं है। करेक्ट? तो जब इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तो सवाल क्या था और फाइनली उनका जवाब क्या है। करेक्ट? तो अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप शेयर मार्केट्स वगैरह का काम करते हैं, तो आप जानते हैं शेयर मार्केट्स में शेयर खरीदते बेचते हैं। जब आप शेयर खरीदते बेचते हैं तो शेयर पहले ही सिक्योरिटीज टर्म में आता है, और सिक्योरिटीज ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। ये आप 252 में भी पढ़ चुके, 2102 में भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके, हाँ कि ना? तो आपको ये पता है सिक्योरिटीज ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। लेकिन शेयर मार्केट में खाली शेयर का काम नहीं करते, आप कई सारे काम और कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, जैसे कि ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। तो ऐसे कई तरीके हैं। ये सब आपने बेसिक लेवल पे भी जाना है, और एडवांस लेवल में सीए फाइनल में एफएम में आप वैसे ही देखते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप देखते हैं तो वहां पे ये सब चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड स्टडी वहां पे होता है। करेक्ट? तो अब सवाल ये उठने लगा कि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, मैं पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस का काम कर रहा हूँ, तो क्या ये सब चीजें सप्लाई हैं और क्या इन पे जीएसटी लगेगा? क्योंकि मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, शेयर्स को आउटसाइड द स्कोप ऑफ गुड सर्विस रखा गया। तो क्या इसके अंदर जो ये सब काम होते हैं कमोडिटी मार्केट में, एमसीएक्स में, शेयर मार्केट में, तो क्या ये सब चीजों को सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? करेक्ट? तो जीएसटी इंप्लीकेशन पूछा जा रहा है। जीएसटी इंप्लीकेशन ये अलग अलग केस स्टडी है, जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्योर्ड डेट्स, ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स, और सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस। ये एक एक केस स्टडी है। इसमें फाइनल आउटकम बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सप्लाई है कि नहीं है, क्योंकि इसका एक पॉइंट आएगा और आपसे पूछा जाएगा सप्लाई है कि नहीं है, बताइए। सप्लाई होगा तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे उसमें जोड़ना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर नहीं है तो फिर उसको नहीं जोड़ोगे। करेक्ट? तो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये लगभग एक जैसे होते हैं। फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है? अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसके ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर एफएम में आपने सीखना है। पर इसमें बेसिक होता क्या है?
इसमें ऑब्जेक्टिव होता है केवल प्राइस डिफरेंस कमाने का, कि भैया मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया, मुझे लगता है फ्यूचर में कोई चीज का दाम बढ़ सकता है तो मैंने आज खरीद लिया, फ्यूचर में कोई चीज का दाम कम हो सकता है तो मैंने आज बेच दिया, करेक्ट। और इसमें मेरा मकसद क्या होता है कि फ्यूचर में जो रेट आएगा तो मैं प्राइस डिफरेंस में सेटल करूंगा। तो मैंने किसी कंपनी का शेयर आज एक कंपनी का शेयर 100 रुपए चल रहा है, मुझे लगता है आज से 2 महीने बाद, आज से 1 महीने बाद वो कंपनी का शेयर 120 रुपए हो जाएगा, तो तब महंगा हो जाएगा, तो मैं आज ही 100 रुपए में खरीद लिया। एक्चुअल में नहीं खरीदा, अगर एक्चुअल में खरीदता थे तो परचेज ऑफ शेयर हो जाता। मैंने एक्चुअल में नहीं खरीदा, मैंने इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैंने उसका ऑप्शन खरीद लिया, कॉल ऑप्शन, कि 100 रुपए में मैंने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। आज शेयर्स नहीं मिले, मेरे डीमैट में शेयर्स नहीं आए, करेक्ट, मैंने बस उसके लिए कुछ प्रीमियम दिया होगा आज। अब मैंने फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना है। अब फ्यूचर में जैसे ही मान लो वो 120 रुपए पहुंचा, अब मैंने उसको बोलना देखो भैया 100 रुपए में मैंने खरीदा था, अब दाम 120 रुपए, तो ना मेरे को खरीदना है ना मेरे को बेचना है, आप एक काम करो 20 रुपए डिफरेंस का मेरे को दे दो। अब यहाँ पे जो 20 रुपए डिफरेंस का मैंने लिया ये मेरी कमाई है, दैट इज ओनली माई इनकम। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव मेरा वो चीज की डिलीवरी लेना कभी नहीं था, मैंने कभी भी वो शेयर्स लेने ही नहीं थे, वो सिक्योरिटी लेनी नहीं थी। अब सवाल ये उठा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया और उसमें 20 रुपए मैंने कमाए, क्या ये 20 रुपए सप्लाई है और क्या ये जीएसटी लगेगा और क्या ये आपके वो टर्नओवर का हिस्सा वगैरह बनेगा, सवाल ये उठने लगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस में शेयर तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है, क्योंकि शेयर का मतलब होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है विच इज डिफाइंड अंडर एससीआरए 1956। तो जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है वो सिक्योरिटीज एक वाइडर टर्म है जिसमें शेयर एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा क्लियर किया गया कि यहाँ पे भी जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, दो एक्चुअल में शेयर नहीं खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स, तो मैं डेरिवेटिव्स कर रहा हूँ। लेकिन इवन आफ्टर दैट फ्यूचर हो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, जहां पे मकसद आपका प्राइस डिफरेंस में सेटल करना होता है, ये डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटीज होते हैं। और अगर डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है, तो डेरिवेटिव अगर सिक्योरिटी होता है तो इस केस में इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे मकसद डिलीवरी लेना नहीं होता, जहां पे मकसद केवल प्राइस डिफरेंस सेटल करना होता है, तो ऐसे केसेस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। तो ये बेसिक रूल है, ये नॉर्मल है कि दे आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, करेक्ट। लेकिन अगर मैं उसी को कमोडिटी ट्रांजैक्शन में बदल दूं और मैं एक्चुअल में डिलीवरी ले लूं, अगर एक्चुअल में शेयर्स की डिलीवरी ले रहा हूं तो शेयर्स तो गुड्स ही नहीं होते, लेकिन अगर कमोडिटी ट्रांजैक्शन कर लूं और उसमें मैंने एक्चुअल डिलीवरी ले ली, फिर तो वो सेल ऑफ गुड्स हो गया, फिर तो वो सेल ऑफ गुड्स है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हो गुड्स की, करेक्ट। मैंने 100 रुपए में फॉर एग्जांपल सोना, अब मैंने कमोडिटी में ट्रेड किया गोल्ड में, अब 100 रुपए में खरीदा, दाम 120 हो गया, मैं खाली 20 रुपए डिफरेंस लेके आता हूं, तो ये नहीं माना जाएगा मैंने सोना खरीदा बेचा, मैंने डेरिवेटिव खरीदा बेचा है, वो 20 रुपए नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लेकिन मैंने बोला भैया भाई मेरे को 100 रुपए में सोना की डिलीवरी चाहिए, खरीदना है, तो मैंने अगर उसकी डिलीवरी ले ली तो फिर तो इट्स एज गुड एज मैं गुड्स खरीद रहा हूँ और सामने वाला गुड्स बेच रहा है, फिर तो ये सेल परचेज ऑफ गुड्स हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, लेविएबल टू जीएसटी भी हो सकता है, करेक्ट। तो अब पढ़ो, सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स, इनको डेरिवेटिव माना गया है, और डेरिवेटिव भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में शामिल होता है। तो क्योंकि ये डेरिवेटिव है, दिस क्वालिफाई एज सिक्योरिटीज एंड हेंस नॉर्मली दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। However, where future contracts have delivery option मतलब जहां पे एक्चुअल आप वो चीज ले रहे हो, if they have the delivery option and the settlement क्या है, settlement of the contract, वो कैसे होगा, settlement of the contract is to take place by way of actual delivery of underlying commodity। तो settlement अगर actual delivery से होगा तो उस केस में such future contract would be treated as normal supply of goods liable to GST। तो कब वो लायबल टू जीएसटी है ये पढ़ा आपको क्लियर रहना चाहिए, कब वो लायबल है कब वो लायबल नहीं है, बताइए ये बात क्लियर कि नहीं। तो नॉर्मली इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉर्मली उसमें जीएसटी नहीं लगता, बट इन दिस सर्कमस्टेंसेस जीएसटी लग सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी देखिए सेम बात बोल रहे हैं,
वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, अगर एक्चुअल डिलीवरी में सेटलमेंट हो रहा है, सो वेयर द सेटलमेंट इज टेकिंग प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी करेंसी, तो फिर वो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स है लायबल टू जीएसटी। लेकिन एक्चुअल डिलीवरी का तो मकसद ही नहीं होता है। बट वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ नेट सेटलमेंट ऑफ डिफरेंशियल रेट, खाली आप सेटलमेंट कर रहे हो डिफरेंसेस पे, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ही सेटल करना है, सेम वुड बी फॉलोइंग विद इन द परव्यू ऑफ सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटी है तो नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, तो वो फिर जीएसटी में लेविएबल नहीं होगा। तो एग्जाम में जब आए बस देख लेना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो प्राइस डिफरेंस में सेटल हो रहा है, तो वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है तो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है तो ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। ये फाइनल सम अप है इसका, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इस पे एक लाइन पे सवाल दे देगा। तो आपने बस बताना है क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो इट इज सिक्योरिटी एज कवर्ड अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एंड क्योंकि ये सिक्योरिटी है विद इन द मीनिंग ऑफ एससीआरए, तो एज पर 252 वो गुड्स नहीं है क्योंकि गुड्स एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटीज, एज पर 2102 वो सर्विस भी नहीं है क्योंकि सर्विस आल्सो एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटीज, और जो चीज गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो एज पर 7 वो सप्लाई नहीं है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। पूरा आपका सारे जवाबों का सम अप हो गया। वैसे ही सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट, अब कई बार सिक्योर्ड डेट यानी आज मान लीजिए सरफाजी लॉ, सिक्योरिटाइजेशन, कई बार एसेट्स का सिक्योरिटाइजेशन करना पड़ता है। अब उसमें मान लीजिए आप एज अ कस्टमर आपने किसी बैंक से लोन लिया था या किसी जगह से आपने लोन लिया था, अब वो लोन आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कई बार क्या करता है, बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो बैंक वो लोन जो है वो किसी और के पास रखवा देता है, तो किसी और के पास रखवा दिया और उसके बदले में कुछ पैसों का लेन देन हो जाता है। तो सवाल ये उठने लगा क्या ये ट्रांजैक्शन भी सप्लाई है और क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए। तो इन दिस केस सेल परचेज एक्विजिशन असाइनमेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कंस्टिट्यूट ट्रांजैक्शन इन मनी, इसको भी क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव, क्योंकि मैं अभी कोई लोन थोड़ी दे रहा हूं, लोन तो जो होना था वो दिया जा चुका, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो आपसे जो डेट आया मेरे पास वो ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं है, वो क्या माना जाएगा, वो भी डेरिवेटिव माना जाएगा, हेंस सिक्योरिटी। तो ये भी डेरिवेटिव में कवर्ड है, फाइनल कंक्लूजन, और डेरिवेटिव है तो वो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी है इसका मतलब सिक्योरिटी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, उसमें भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये एक केस स्टडी है। उसी के बाद ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स, चेक्स, पे ऑर्डर्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, ये सब क्या होंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ये सब पूरे चैप्टर बन के आते हैं आपके फाइनल के एफएम में, तो वहां पे आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, करेक्ट। तो अभी समझ लीजिए ये सब क्या है, ये सब सिक्योरिटीज माने गए, वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बता रहे हैं। सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ शेयर नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी सिक्योरिटीज है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ये सब सिक्योरिटीज है, सिक्योर्ड डेट ये भी सिक्योरिटीज है, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस यही तो बैंक का काम है, कि बैंक क्या करता है, आपको लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट देता है। दिस इज नॉट ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी, क्यों, क्योंकि ये सर्विस है, क्योंकि बदले में एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। हाउएवर हम ये जानते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर रखा है एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में, इसलिए बैंक जो इंटरेस्ट लेता है इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। वो एग्जेम्पशन की वजह से जीएसटी नहीं लगता, पर क्या वो सर्विस है, क्या वो सप्लाई है, द आंसर इज यस। Service by way of extending deposit loan advances insofar consideration is represented by interest or discount is exempt from levy of GST. Exempt वही चीज होता है ना जिसपे जीएसटी कभी लगता हो, अगर मैं ये बोल देता सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगता, फिर एग्जेम्पशन की क्या बात करें। जैसे कि शेयर्स सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी लगना तो बहुत बात की बात है। इंटरेस्ट सप्लाई है, पहले आपसे ये पूछे सप्लाई है कि नहीं है तो जवाब है सप्लाई है, वो सर्विस है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन इन मनी है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज।
तो 50 लाख के बदले 80 लाख ले रहा है, तो 30 लाख रुपए क्या ले रहा है, इंटरेस्ट का ले रहा है। तो ये सर्विस हुआ, लेकिन ये सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है जस्ट टू प्रमोट बैंकिंग बिजनेस। तो इसलिए ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है, वो डिटेल अपन एग्जाम्पशन चैप्टर में वैसे ही पढ़ते हैं, करेक्ट। तो इसमें अपन ने अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये पूरा सिक्योरिटीज का डिटेल्ड इलेबोरेशन था। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर्ड डेट, ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट और इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये सब के बारे में पढ़ा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इस सब से हमें क्या मिला, इस सब से हमें ये सवाल का जवाब मिला कि वो सिक्योरिटीज होता है तो वो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, और गुड सर्विस नहीं है तो इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉट सप्लाई, करेक्ट। तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसी में से एक इंपॉर्टेंट है, वो है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। सवाल आए बिना रह नहीं सकता। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। अब अगर आपको ये काम कैसे होता है ये सब पता है, तो फिर आपको इसका फाइनल कंक्लूजन पता है कि वो सप्लाई है कि नहीं है। ये सब पे यही सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये सिक्योरिटीज है विद इन द मीनिंग ऑफ एससीआरए, और क्या ये सप्लाई है जिसपे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, यही इसका मकसद है। तो उसके लिए पहले अपने पता होना चाहिए सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है। तो आज मानो जैसे मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, तो मेरा काम पढ़ाना है, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो काम प्रैक्टिस में भी है, फिर थोड़ा बहुत शेयर में इन्वेस्ट भी करता हूँ। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों में फर्क होता है। मैं इन्वेस्टर, ये पैसा लगाओ, पैसा लगा के छोड़ दो, उसमें डेली अपन ने चेक नहीं करना आज कितना कल कितना, वो लगाओ कमा के ही निकलेंगे उसमें। सो इन्वेस्टर कभी भी नुकसान नहीं करता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ शेयर्स में पैसे भी लगाना, ऐसे शेयर्स इकट्ठा करते 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 मान लो कोई एक कंपनी, कोई एक अपन कंपनी ले लेते हैं, कोई भी XYZ कंपनी, मान लो कोई भी एक अच्छी कंपनी, उसमें मैंने पैसा लगाया, किसमें, IRCTC, ठीक है। 300 रुपये में उसका IPO आया था, लगभग 300 350 में, आज आप देखो वो 4 डिजिट में जा चुका है, ठीक। तो उसमें मैंने ऐसे, क्यों दिनेश, पैसा लगा के छोड़ दिया था। अभी उसके 10,000 शेयर मेरे पास थे, 10,000 शेयर मेरे पास, आज भी डीमेट अकाउंट। सारे उदाहरण काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अभी वो शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, मैं उसको डेली तो ट्रैक करता नहीं, इन्वेस्ट करके मैंने छोड़ दिया, भूल गया। अभी ये बात प्रियंक को पता चली। अभी प्रियंक जो है वो अपना नया नया बच्चा सीए फाइनल पास हुआ है, सीए बन गया, तो अभी वो सोच रहा है थोड़ा सा मैंने भी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसमें कुछ काम करना चाहिए। लेकिन अभी इसके पास इतने शेयर थोड़ी हैं, मैं तो सालों से ये काम कर रहा हूँ, तब जाके मेरे पास 10,000 शेयर IRCTC के इकट्ठा हुए। अब प्रियंक जो है वो बोलता है सर ये 10,000 शेयर आप मेरे को लैंड कर दो, लैंड एक तरीके से मेरे पास गिरवी रखवा दो। मैंने बोला क्यों भाई, बोले सर मैं उस पर ट्रेड करके कमाना चाहता हूँ, मेरे पास तो अभी शेयर है नहीं, और इतने खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे सर, 4 डिजिट में 10,000 शेयर खरीदने में आप सोच लो कितने पैसे लगेंगे। अभी नया नया सीए बनाओ ना, आप जितना पुराना सीए थोड़ी हूँ। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने बोला भैया कि वो शेयर आप मेरे को लैंड कर दीजिए। मैंने बोला तो भी कितने समय के लिए, तू उससे कमाना चाहता है, मैं तेरी बात समझ गया, होनहार बच्चा है, तो मैं तेरी बात समझ चुका हूँ, लेकिन कितने समय के लिए रखना चाहता है, कितना कमाएगा वगैरह वगैरह, थोड़ा कुछ तो बता अपनी स्कीम के बारे में। बोले सर 1 साल के लिए मेरे पास रखवा दो, 6 महीने के लिए रखवा दो, 9 महीने के लिए रखवा। मैंने बोला चल ठीक। अब मैंने उसको थ्रू एन अरेंजमेंट 10,000 शेयर मेरे डीमेट अकाउंट से लैंड किए उसके डीमेट अकाउंट में, और ये काम मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए बीच में एक बैठा होता है इंटरमीडियरी, ब्रोकर, जिसके थ्रू मैं ये काम करूंगा। तो प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बोला, मैं प्रियंक को नहीं जानता हूं, प्रियंक मुझे नहीं जानता है। प्रैक्टिकली मैं ब्रोकर को जानता हूं, प्रियंक ब्रोकर को जानता है, प्रियंक ब्रोकर के पास आता है, मैं ब्रोकर के पास जाता हूं, मैं बोलता है देख मेरे पास ये 10,000 शेयर है, मैं किसी को लैंड करना चाहता हूँ, कोई लेना चाहता है तो दे देना। ब्रोकर भी खोजता है किसी को शेयर चाहिए क्या, तो वो उसको लैंड करता है। तो प्रियंक इज बोरोवर इन द एग्जाम्पल, आई एम लेंडर, और बीच में एक जो बैठा है वो इंटरमीडियरी। अब ये सब काम करके 1 साल में
अच्छा खासा पैसा प्रियंक ने कमा लिया। अब ये जो पैसा उसने कमाया, तो ये तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज करके उसने कमाया, वो तो ठीक है, सिक्योरिटीज है। मैंने मुझे तो भी प्रियंक नहीं भाई, पढ़ा अपने से, ये अपना ही बच्चा है, तो कितना कमा लिया प्रियंक इससे? तो बोले सर लगभग, अब आपसे क्या छुपाना, सब सीखा आपसे, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार प्रियंक, 1 करोड़ रुपए कमा लिया। नया नया सीए, यहाँ पुराने सीए भी 1 करोड़ नहीं कमा पाते, तूने नया नया सीए बन के 1 करोड़ कमा लिया। बोले ठीक है, पर सर आपका वो 10,000 शेयर बहुत काम आया मेरे को, उस 10,000 को मैंने इतनी बार घुमाया कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया। मैं बोला ठीक है, मेरा क्या फायदा? बोले सर वो तो अपनी जैसी बात हुई थी, 30% आपका, तो ये रखिए आपके 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए जो मुझे मिला, सवाल ये है, सवाल तो अब चालू हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ कहानी थी कि ये काम कैसे हुआ। ये जो 30 लाख रुपए मुझे मिला, सवाल ये है क्या ये सप्लाई है और क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्यों ये सवाल किया जा रहा है? क्योंकि मैंने तो सिक्योरिटी दी थी अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, शेयर्स, सिक्योरिटीज, और उससे 30 लाख मिला। तो क्या ये 30 लाख शेयर का सिक्योरिटी का कमाई है, विच इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस नॉट लेविएबल टू जीएसटी, या ये 30 लाख सप्लाई माना जाएगा लेविएबल टू जीएसटी? क्या लगता है, क्या लगता है आपने, बोलिए फटाफट। क्या ये 30 लाख पे मैंने जीएसटी देना है? क्या ये सिक्योरिटीज की कमाई है कि अदर देन सिक्योरिटीज? सोचो सोचो। अरेंजिंग अ ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली। तो ये फैसिलिटेशन और अरेंजिंग अ ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज नहीं है। मैंने उसको 10,000 शेयर नहीं दे डाले, वो 10,000 शेयर तो आज भी मेरे पास है, शेयर्स नहीं बेचे मैंने। ये 30 लाख रुपए जो मैंने कमाया है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटिंग सर्विस। तो याद करो, यहां जो अपन ने पढ़ा था सर्विस की डेफिनेशन, उसमें मैंने आपको बोला था सर्विस की डेफिनेशन में क्या है, इट इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो जब ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है, तो उस केस में ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, मैंने 30 लाख रुपए कमाए, ये शेयर की कमाई नहीं, सिक्योरिटी कमाई नहीं, ये एक सर्विस थी जो मैंने दी। और उसके नाम पे जो लैंडिंग फी या कमीशन जो ब्रोकर ने, इंटरमीडियरी ने, ब्रोकर ने कमीशन कमाया होगा, उस पे तो वैसे भी हमेशा जीएसटी लगता ही है, वो सर्विस है, इस अमाउंट पे भी जीएसटी लगेगा, लेविएबल टू जीएसटी होके रहेगा। बोलो ये बात क्लियर, हाँ कि ना? करेक्ट। तो ये पूरी क्या है, ये लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की स्कीम है। करेक्ट। अब ये स्कीम की बातें आपको एक एक चीज समझ में आ रहा है, क्विक पढ़ रहा हूं मैं इसको आपके लिए। करेक्ट। तो ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने क्लियर किया था, तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, सेबी के द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। तो इसमें 3 लोग होते हैं, लेंडर, बोरोवर और अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। लेंडर कौन है? लेंडर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग अंडर द स्कीम। तो मेरे पास जो 10,000 शेयर थे, आई एम द लेंडर, मैंने वो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को दिया फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। तो किसी को लैंड, मैंने बोला किसी को जरूरत होगी तो यार दे देना, और फिर जिसको भी देगा ध्यान रखना कमाई का मेरे को 30% चाहिएगा। करेक्ट। बोरोवर कौन है? बोरोवर इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू द अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। तो बोरोवर वो व्यक्ति है जो उस अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास जाकर बोलता है, अरे यार किसी के पास 10,000 के आईआरसीटीसी है क्या, तो मेरे को चाहिए था। करेक्ट। तो वो बोरोवर कहलाता है। और अप्रूव्ड इंटरमीडियरी कौन हुआ? अप्रूव्ड इंटरमीडियरी तो वो व्यक्ति हुआ जो ये पूरा काम अरेंज कर रहा है। करेक्ट। तो ये एक एनोनिमस व्यक्ति होता है, यानी लेने वाले को, बोरोवर को नहीं पता कि किसकी सिक्योरिटी जा रही है, लेंडर को नहीं पता कि मेरी सिक्योरिटी किसके पास जा रही है। जैसे आप शेयर खरीदते बेचते हो, आपने 1,000 शेयर खरीदा, पर आपको पता है आपने किसके खरीदे? जिसने 1,000 शेयर बेचा, क्या उसको पता है उसने शेयर किसको बेचा? नहीं। तो ये सब एक इंटरमीडियरी ब्रोकर के थ्रू हो रहा है, जहां पे आपका डीमेट अकाउंट है। सो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी इज अ पर्सन ड्यूली रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर दिस स्कीम थ्रू होल द लेंडर विल डिपॉजिट द सिक्योरिटीज फॉर लेंडिंग एंड बोरोवर विल बोरो द सिक्योरिटीज। तो ये वो मतलब एक तरीके से समझिए बिचौलिया है, दैट मिडिल पर्सन हु विल एक्ट एज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन लेंडर एंड
borrower। तो अब इस स्कीम में होगा क्या? अंडर दिस स्कीम लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज lend securities through intermediary to borrower and lender earns lending fee। ये काम करने के लिए मुझे क्या मिलता है? लेंडिंग फी मिलता है फॉर लेंडिंग देयर सिक्योरिटीज टू द बोरोवर। तो इसके लिए मुझे लेंडिंग फी मिलेगा। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, वर्ड्स हैं कि लेंडिंग फी मिला। एग्जाम में सवाल आएगा तो उसमें पूछेगा लेंडिंग फी मिला। अगर आपको ये नहीं पता लेंडिंग फी क्या है तो फिर आप उसका जवाब कैसे दे पाओगे? तो अब उसको जो लेंडिंग फी मिला, सवाल ये है क्या ये सप्लाई है और क्या इस पे जीएसटी लगेगा। तो ये पूरा आगे काम कैसे होता है वो बता रहा है, जो मैं आपको समझा चुका था। जवाब क्या है? नॉर्मली सिक्योरिटीज जो है वो नाइदर गुड्स एंड और सर्विस है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर शेयर खरीदने बेचने का काम होता तो उस केस में वो सप्लाई नहीं होता और इसलिए जीएसटी नहीं लग रहा है, तो कॉमन सी बात है। लेकिन एसएलएस डजंट ट्रीट लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। इस बात से क्लियर हो जाता है कि ये जो काम किया गया और 30 लाख रुपए मुझे मिले इस स्कीम में, इसमें मैंने सिक्योरिटीज बेचा नहीं है। इट इज नॉट डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। और जब बेचा नहीं है तो इसलिए इट इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सर्विस। नॉट एक्सक्लूडेड मतलब वो तो इंक्लूड है ना, और इंक्लूडेड है तो लेंडिंग फी चार्ज फ्रॉम बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी हैज कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ये फाइनल कंक्लूजन बैठेगा 100% कि ये टैक्सेबल होगा। और इसके अलावा वो कमीशन वो तो वैसे ही टैक्सेबल होता है इंटरमीडियरी ब्रोकर का, वो तो आप वैसे ही जानते हो, वो तो शेयर खरीदते बेचते हैं तब भी होता है। करेक्ट कि उसने जो कमीशन लिया वो कमीशन तो लेता ही है, उस पर जीएसटी भी लेता है। ठीक बात है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? लेंडिंग स्कीम भी समझ में आ गया। ये सब नई चीजें हैं जो आप फाइनल में सीखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करिए, सब चीजें आएंगी। कुछ पुरानी बातें याद करेंगे तो बीच बीच में ऐसी कई नई चीजें भी सीखते जाएंगे और ये सबके मिक्स कॉम्बिनेशन से आपका फाइनल का पेपर बनता है। तो ऐसे सीधे सवाल दिया जाएंगे। अगर आपको पुरानी बातें याद नहीं आएंगी और सीधा मैं सिर्फ फाइनल के टॉपिक जो है वो पढ़ाऊंगा, पुरानी बातें अगर आपको वापस रिकॉल्ड ही नहीं है तो हमारा क्या डिस्कशन चल रहा है उसकी सीरियसनेस ही आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम पुरानी बातें भी पहले याद करते हैं फिर नई बातों पे भी आ जाते हैं। तो ऐसे करके स्लोली स्टेडली अपन क्लास का पेस पिकअप करेंगे। करेक्ट। सवाल देखो कैसा आता है। रॉप शेयर होल्डिंग लिमिटेड एंड अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। अप्रूव्ड इंटरमीडियरी तो रॉप शेयर होल्डिंग कौन हो गया? ये बिचौलिया हो गया, मिडिल पर्सन। Has entered into an agreement wherein certain securities were to be lent to धनधन बैंक। धनधन बैंक को कुछ सिक्योरिटीज देना पड़ेगा अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। धनधन बैंक shall pay specified lending fee against such lending of securities to it। तो ऑब्वियसली वो बैंक इंटरमीडियरी को वो लैंडिंग फी देगा। तो ये सवाल किसने गवर्नमेंट से पूछा होगा? वो ब्रोकर ने पूछा होगा ना कि भैया मुझे वो 30 लाख रुपए मिला। एक्चुअली में तो ब्रोकर को मिलेगा, ब्रोकर फिर कुछ काट के मेरे को देगा, कुछ कमाई मेरे को देगा, कुछ अपने पास रखेगा। तो सवाल ये पूछा गया था कि धनधन बैंक शैल पे लैंडिंग फी अगेंस्ट सच लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू इट, एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन दिस स्कीम। तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? समझ में आ गया? तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलो 1 मिनट का समय, पढ़िए आंसर, क्विकली गो थ्रू द आंसर। अब बताइए, जैसा पढ़ा अपन ने डिस्कस किया वही मिल रहा है नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है? कंक्लूज मतलब इसका आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। इनकी वर्डिंग्स एज इट इज वैसी हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में जब इनके सवाल आते हैं तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या वो सप्लाई है कि नहीं है और वो क्या वजह था, रीजन क्या था, लॉजिक क्या था। रीजन के नंबर है, रटने के नंबर नहीं है। आपको याद क्या रखना है? याद सेक्शन 7(1)(a) वो रखना है। बाकी सबका तो रीजन पता होना चाहिए कि ये सप्लाई है नहीं है, ये कंसिडरेशन है नहीं है तो क्यों, ना तो क्यों, सिर्फ ये पता होना चाहिए। दैट इज द एंटायर लॉजिक। तो काफी अपन ने आज नई चीजें सीखी है। करेक्ट। तो नई चीजों में अपन ने वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज देखा, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम जो है वो देखा, 3 इंपॉर्टेंट सर्कुलर विथ रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन, नो क्लेम बोनस, आर्टिस्ट, इसके बारे में सीखा। करेक्ट। ये सारी बातें अपन ने देखी। अब उसी में से अब
थोड़ा सा तीसरे एरिया पे अपन जाते हैं, और वो तीसरा एरिया क्या है? वो तीसरा एरिया है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आखिर 7-1A को तो खत्म करना है, अभी तक हमारा 7-1A ही चल रहा है, पर यूं समझिए 7-1A क्या है? 7-1A है हाथी। एक बार आपने 7-1A पूरी तरीके से समझ लिया, मतलब हाथी निकल गया, तो उसके बाद जो बचा है वो तो पूछ है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगना है, वो फटाफट आपका खत्म होना है। पर 7-1A की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर सप्लाई। तो सप्लाई के लिए 7-1A में हमने पढ़ा था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ मेड एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अब आखिरी चीज जो सप्लाई में 7-1A में बचती है वो है बिजनेस। अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो जीएसटी में दे दी गई है कि बिजनेस किसे कहते हैं। अब वो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस टर्म जो है वो 2 क्लॉज 17 में डिफाइंड है। आपके किस में डिफाइंड है? 2 क्लॉज 17। इससे पहले अपन ने कंसिडरेशन वर्ड देखा था, वो कहां डिफाइंड था? 2 क्लॉज 31। गुड्स देखा था, वो डिफाइंड था 252। सर्विसेज देखा था, वो डिफाइंड था 2102। ऐसे कई डेफिनेशन अपन देख चुके हैं, उन्हीं में से एक है बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है इसको भी डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ में, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेफिनेशन कि मैं जो कर रहा हूं अगर वो बिजनेस ही नहीं है तो फिर जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जीएसटी इज अ बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ। तो आपने जो एक्टिविटी करी है वो बिजनेस होना चाहिए। अब एक्टिविटी को बिजनेस बनने के लिए बिजनेस को दो एरियाज में क्लासिफाई किया। कुछ तो ऐसा जो आप जनरल काम कर रहे हैं जिसको बिजनेस बोला जाएगा, आप टीवी बेच रहे हो, फ्रिज बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, एसी बेच रहे हो, ये सब आपका जनरल नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे आप इनकम टैक्स में पीजीबीपी हेड पढ़ते हैं, तो कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी? वो दो तरीके से क्लासिफाइड है। एक तो जनरल चार्जेबिलिटी कि एनी प्रॉफिट गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो जनरल चार्जेबिलिटी है। लेकिन फिर कुछ स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी होती है कि ये काम किया तो भी वो बिजनेस है और वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट पीजीबीपी। कि पार्टनर को फर्म से कुछ इंटरेस्ट मिला, कुछ सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन मिला, तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीबीपी। भले ही देखने से लग रहा है कि ये बिजनेस थोड़ी है, लेकिन स्पेसिफिकली वो बिजनेस माना जाता है। वैसे ही जीएसटी में भी बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा गया। कुछ ऐसे जनरल काम जो उसको बिजनेस माना गया, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेसिफिक काम है कि अगर ये काम करोगे, भले आपको लग रहा है कि ये बिजनेस नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे बिजनेस माना जाएगा। करेक्ट? तो अब वो क्या है? तो बिजनेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन शुरू ही होती है बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस इंक्लूड्स, जब इंक्लूड्स है मतलब उसको भी और स्कोप बढ़ा दिया कि हर चीज बिजनेस के अंदर ला सकते हैं हम। अब बिजनेस इंक्लूड्स क्या? तो बड़ा सिंपल बोला, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन करो, यानी वो हर चीज बिजनेस है। आप कोई भी चीज का ट्रेड करिए, मोबाइल खरीदिए, मोबाइल बेचिए, मैन्युफैक्चर मोबाइल बनाइए, मोबाइल बेचिए, प्रोफेशन सीए बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, लॉयर बन जाइए, कोई भी प्रोफेशन, आर्किटेक्ट बन जाइए, इंटीरियर बन जाइए, तो वो एक बिजनेस है। करेक्ट? बिजनेस है मतलब जीएसटी लगेगा कि नहीं, फिर दोहरा रहा हूं, हम उसके लिए नहीं पढ़ रहे कि जीएसटी लगेगा कि नहीं, हम पहले पढ़ रहे बिजनेस क्या होता है। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो तो डिपेंड करता है सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, चाहे उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पिक्यूनरी बेनिफिट, चाहे उससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो बात की बात है, अगर आप ये कोई भी काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस है, दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस। तो ये कॉमन। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल या एंसिलियरी टू इट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काम क्या है, आपको पढ़ाना, तो टीचिंग एक प्रोफेशन में भी अ बिजनेस। लेकिन एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलियरी टू इट, इंसिडेंटल और एंसिलियरी एक्टिविटी, पढ़ाने के साथ साथ मान लीजिए आपको बुक भी दिया जा रहा है, तो ये एक इंसिडेंटल एक्टिविटी होगी। अब इंसिडेंटल एक्टिविटी है तो जो भी पैसा लिया गया, मैं बोलता भैया देखो मेरा काम तो पढ़ाना है, मेरा काम बुक बना के बेचना थोड़ी है, आई एम नॉट अ बुक सेलर, तो बुक का जो भी पैसा होगा वो बिजनेस नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, दिस इज इंसिडेंटल टू माई एक्टिविटी। याद करो कैमरा, अब वो कैमरा बेचा, मेरा काम तो पढ़ाना है, काम कैमरा बेचना नहीं है, लेकिन दिस इज इन माई इंसिडेंटल एक्टिविटी, एंसिलरी टू माई बिजनेस। तो कोई भी चीज हो ये भी बिजनेस है। दो मेरा बिजनेस
मैं लॉ में बोलूंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा मेरा बिजनेस कैमरा बेचने का नहीं, आई एम नॉट अ कैमरा मैन, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट बोलेगी भैया दिस इज एंशिलरी टू योर मेन एक्टिविटी। तो अगर कोई काम एंशिलरी टू योर मेन एक्टिविटी है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको भी बिजनेस माना जाएगा। बस दिस शुड बी एंशिलरी टू योर मेन एक्टिविटी, सवाल ये दो मेन एक्टिविटी से एंशिलरी। अब इसी बात को लेके एक बड़ा फेमस केस था, दो वो केस जीएसटी का नहीं है, वो पुराने जमाने का है, सीएसटी के जमाने का है, पर वो केस था तिरुपति बालाजी मंदिर। अभी आप जानते हैं सबको, करेक्ट। अभी वो मंदिर में क्या हुआ, अब मंदिर में आप क्यों जाते हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, दर्शन करने, मन की शांति पाने। लेकिन अभी वो जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट क्या करता था, वो मंदिर में बने लड्डू, वो लड्डू बेचता था। लड्डू बेचता है वहां पे, आप पैसे दीजिए लड्डू खरीद सकते हैं एज अ प्रसाद। ऐसे हर रिलीजियस प्लेस में कई जगह किया जाता है, अब तो हर जगह हो गया है। पर ये मैं बात कर रहा हूँ जब जीएसटी नहीं था, मतलब सीएसटी लगता था, उस जमाने का केस। तो उस ट्रस्ट ने लड्डू बेचा और बेच के पैसे भी खाए, अच्छे खासे पैसे आ गए। अब जब वो पैसा आया, सीएसटी डिपार्टमेंट जो था उसने बोला भैया इतने सारे लड्डू बेच के पैसे कमा लिए, कहाँ है हमारा टैक्स का पैसा फ्रॉम सेल ऑफ लड्डूज। एक प्रेम पत्र तैयार किया गया और भेज दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा उस ट्रस्ट को। आप देखिए वो प्रेम पत्र में लिखा गया, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सेल है, और ये डेफिनेशन जो बिजनेस की है वो लगभग सीएसटी में यही डेफिनेशन थी लगभग, तो मतलब समझ लो वहीं से चुराया गया। तो वहां पे बोला गया भैया आप जो कर रहे हो वो तो बिजनेस है, अब बिजनेस है तो बिजनेस पे सीएसटी लगता है, आज की तारीख में जीएसटी लगता है, तो बिल्कुल जीएसटी पे भी ये लागू हो सकता है। अगर सवाल बना के इंस्टीट्यूट आपसे जीएसटी में पूछ ले सेल ऑफ लड्डूज बाय द ट्रस्ट, तब क्या करेंगे। तो अब इसलिए मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूँ। अब उसमें क्या किया गया, जैसे ये प्रेम पत्र पहुंचा उस ट्रस्ट के पास, अब वो जो ट्रस्ट का काउंसलर था उसने देखिए कितना शानदार जवाब दिया। उसने उस नोटिस के रिप्लाई में गवर्नमेंट को लिखा भैया हम जो लड्डू बेच रहे हैं, हमारा बिजनेस लड्डू बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस लड्डू बेचने का नहीं है, तो कोई टैक्स देने का सवाल ही नहीं उठता। वी आर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ लड्डूज। ऑफिसर ने बोला क्या मजाक लगा रखा है, लड्डू बेच रहे हो, सेल एक एक्टिविटी होती है। तो बोले भैया लोग तिरुपति बालाजी मंदिर क्यों आते हैं, लड्डू खरीदने आते हैं, क्या उस मंदिर का काम लड्डू बेचना है। बोले मंदिर का काम तो लड्डू बेचना नहीं है, मंदिर का काम तो पूजा पाठ करना है, तो पिलग्रिमेज है वो तो इसका बिजनेस लड्डू बेचना नहीं है। लेकिन कोई भी आता है और लड्डू मांगता है तो हम उसको मना नहीं करते, हम उसको लड्डू बेच देते। तो बोले वेरी गुड, नाउ दिस इज इंसिडेंट और एंसिलरी टू योर मेन एक्टिविटी। तो क्योंकि ये काम इंसिडेंटल एंसिलरी टू योर मेन एक्टिविटी है, इसलिए तो अब लड्डू पे टैक्स लगना चाहिए। गवर्नमेंट के ऑफिसर ने बदले में ये जवाब दिया कि भैया भले ही आपका मेन एक्टिविटी लड्डू बेचना नहीं है, लेकिन ये एंसिलरी एक्टिविटी। मैटर पहुंच गया कोर्ट तक। जब कोर्ट तक पहुंचा तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब वो ट्रस्ट का कोर्ट में जवाब गया। क्या जवाब गया कि भैया मानता हूं ये हमारी इंसिडेंटल एक्टिविटी, एंसिलरी एक्टिविटी है, दिस इज माय एंसिलरी एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे बिजनेस किसको बोला जाता है, बिजनेस उसको बोला जाता है विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू माय मेन एक्टिविटी। इसका मतलब अगर मेरे मेन एक्टिविटी ही बिजनेस करना नहीं है तो एंसिलरी कैसे बिजनेस हो सकता है जज साहब। यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी है, कोई तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को ये नाम से नहीं जानता कि वहां के लड्डू अच्छे होते हैं, वो स्वीट शॉप है, लड्डू शॉप है, चलो वहां से लड्डू खरीद के आते हैं। वहां पे लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो हमारा मेन एक्टिविटी बिजनेस ही नहीं है। आवर मेन एक्टिविटी इज नॉट कंडक्टिंग, ना हमारा ट्रेड है, ना कॉमर्स है, ना मैन्युफैक्चर है, ना प्रोफेशन है, ना वोकेशन है, तो हम जो कर रहे हैं वो तो बिजनेस ही नहीं है। और जब मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है तो उसको सपोर्ट के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू इट। टू इट मतलब टू अबव, और अबव में है ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, तो जब हमारा ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर ही नहीं है तो इंसिडेंटल इंसिलरी क्यों हो सकता। तो इसलिए नॉट लेवेबल। कोर्ट ने भी फाइनल डिसीजन दिया, सेल ऑफ लड्डू इज नॉट लेवेबल टू सीएसटी, सेम चीज अप्लाइज फॉर जीएसटी। तो ये चीज जीएसटी पे भी जा सकता है, ठीक बात है कि नहीं। और उसके साथ कोई भी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, मतलब ये तो कॉमन सी बात है,
बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि साल के 365 दिन खुला रहे और वो तभी बिजनेस होगा, जरूरी नहीं है वही बिजनेस होगा। करेक्ट। वॉल्यूम कितना हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, इवन अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन में हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। याद करो पूरे साल भर में मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया और आपकी वो कॉम्प्लेक्स बना के मैंने वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो थी वो बेचना चालू कर दिया, तो वो एक सर्विस है। भले मैंने एक काम किया तो वॉल्यूम एक है, लेकिन फिर भी ये नहीं बोला जाएगा कि भैया एक ठोक काम किया उसको क्या बिजनेस बोलेंगे। तो कितना वॉल्यूम में हुआ, कितना फ्रीक्वेंसी में हुआ, ये नहीं देखा जाता फॉर अ ट्रांजेक्शन टू क्वालिफाई एज बिजनेस। करेक्ट। तो ये तो जनरल। जनरल में एक और चार चीजें आती हैं, तीन मैंने आपको सिखा दिया। करेक्ट। ये चार क्या है, ये जनरली बिजनेस होते हैं, दिस इज जनरल मीनिंग ऑफ बिजनेस। करेक्ट। चार में से तीन सिखा दिया हूं, अब एक और बचता है अपना। उसके बाद जो बचता है वो स्पेशल केसेस है कि ये करोगे तो भी बिजनेस माना जाएगा। अब वो कौन कौन से इंस्टेंसेस है वो अलॉन्ग विथ अदर पार्ट्स वो अपन पिकअप करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। सर वो कल का वीडियो पब्लिक करा देना, मैं देख लेता यस, पहुंच जाएगा अब तक। हाँ, अब उस पे भी अपन ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो अभी तो एक काम करते हैं, अभी अपन 9 से कर सकते हैं चालू, बट 9 मतलब 9 करो, मैं उसको और पहले करूँगा। बट अभी मेरी मॉर्निंग में एक क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अपन उसको और बिफोर कर देंगे। अभी एक काम करते हैं, अपन 9 से 11:45, तो मतलब 1 घंटा 45 मिनट भी अच्छा है अभी। तो स्पीड पकड़ लेगा अपना, और फिर अभी जो आपके बच्चे हुए हैं वो नहीं आए तो उनका भी ज़्यादा मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आ रहे हैं और आपकी बात होती तो आप पहले उनको बोलिए कि एटलीस्ट शुरुआत के ये लेक्चर्स देख के आएँ, ताकि जब क्लास में बैठे तो वो कंटिन्यूटी फ्लो में मेंटेन है। मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से फिर आपकी स्पीड वापस स्लो हो जाए। करेक्ट, क्योंकि अपन गिने चुने रहेंगे तो समझ सबको आना चाहिए। तो आप उनको बोलिएगा मेरी तरफ से कि एटलीस्ट वो लेक्चर्स को देख के बैठे, ताकि एक ग्रुप में आ जाए वो क्लास में बैठने से पहले। ठीक है।